नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बात की थी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो उस वीडियो में लास्ट में थोड़ी सी आवाज़ जो है वो नहीं आई थी। तो आज हम अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे दोबारा नेफ्रॉन से। देखो, हम अगर बात करते हैं नेफ्रॉन की, नेफ्रॉन आप सब जानते हो कि हमारी किडनी के अंदर जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, किडनी की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। हर एक किडनी के अंदर ईच किडनी हैज 1 मिलियन नेफ्रॉन, 1 मिलियन नेफ्रॉन, पहली बात। तीसरी बात, साइट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, साइट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यानी नेफ्रॉन के अंदर जो है यूरिन फॉर्मेशन होता है। अगर हम इसकी देखें, स्ट्रक्चर की बात करें कि ये जो नेफ्रॉन जो है ये कैसा होता है, कैसी इसकी स्ट्रक्चर होती है, तो सबसे पहले देखो, या फिर इससे पहले हम इसके टाइप की बात कर लेते हैं कि ये जो नेफ्रॉन जो है जनरली 2 टाइप के होते हैं। अगर हम बात करें इसके टाइप्स की, तो नेफ्रॉन जो है 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, और दूसरे जो होते हैं उनको बोलते हैं कोर्टिकल नेफ्रॉन, कोर्टिकल नेफ्रॉन। ये जो 2 टाइप के नेफ्रॉन होते हैं इनके बारे में सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहले तो इनकी देखते हैं लोकेशन की, कहाँ पे होते हैं। ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि इस तरह से आपके पास हर एक किडनी के अंदर इस तरह की स्ट्रक्चर होती है जिनको हम बोलते हैं मेड्यूलरी पिरामिड। और ये जो मेड्यूलरी पिरामिड जो है इसके अंदर कुछ नेफ्रॉन जो है इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और कुछ नेफ्रॉन जो है इस तरह से कोर्टेक्स वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं, इस तरह से। अब ये जो 2 तरह के आपको नेफ्रॉन दिखाई दे रहे हैं, ये वाला जो नेफ्रॉन है मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका कोर्टेक्स में प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बोलते हैं कोर्टिकल नेफ्रॉन। और ये वाला जो है मेडुला के अंदर इसका लूप ऑफ हेनले जो है वो ज्यादा प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं हम जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। यहाँ पे इसका ये जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं रीनल पेपिला, रीनल पेपिला। और ये जो बहुत सारी ये वाला जो पार्ट है इसका कलेक्टिंग डक्ट वाला पार्ट, कलेक्टिंग डक्ट, ये वाला भी कलेक्टिंग डक्ट वाला पार्ट, कलेक्टिंग डक्ट, ये भी कलेक्टिंग डक्ट, ये लूप ऑफ हेनले। अब हम देखते हैं इन दोनों के अंदर डिफरेंस, आपको इतना पता चल जाना चाहिए। और हालांकि इस पे नीट में अभी क्वेश्चन भी आया था कि कोर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जो है उसमें लूप ऑफ हेनले के ऊपर क्वेश्चन आया था, तो आपको पता होना चाहिए। कोर्टिकल नेफ्रॉन जो है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है, जैसे लूप ऑफ हेनले का थोड़ा सा पार्ट मेडुला में होता है, और इसका बोमेन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, ये पार्ट सारे के सारे कोर्टेक्स में होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं। और ये जो मेडुला वाले रीजन के अंदर जो ज्यादा इसका पार्ट रहता है लूप ऑफ हेनले का, उस वाले नेफ्रॉन को हम बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब एक टेबल के थ्रू हम इन दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक तो है हमारे पास जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, और दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं कोर्टिकल नेफ्रॉन। देखो,
कोर्टिकल है। सबसे पहली बात करें तो इसका जो लूप ऑफ हेनले इज मेनली प्रेजेंट इन मेड्यूलरी रीजन। इसका जो लूप ऑफ हेनले जो है वो मेडुला वाले भाग में प्रेजेंट होता है। इसका जो लूप ऑफ हेनले इज मेनली प्रेजेंट इन cortex region but small part of loop of Henle is also located inside the medulla. पहला तो डिफरेंस ये लूप ऑफ हेनले के बेसिस पे। जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन जो होते हैं टोटल नेफ्रॉन के ये 15% होते हैं। कोर्टिकल नेफ्रॉन जो होते हैं ये 85% होते हैं। तीसरी बात, इसके अंदर वासा रेक्टा इज डेवलप्ड। इसके अंदर वासा रेक्टा जो है वो डेवलप्ड होती है। इसके अंदर वासा रेक्टा इज absent और लेस डेवलप्ड। वासा रेक्टा जो है या तो absent होती है या फिर लेस डेवलप्ड होती है। उसके बाद ये देखो मेनली 3 डिफरेंस हो गए। और ये वाला जो है इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट का मीन क्या हो गया कि इसके अंदर पीसीटी या फिर अगर हम बात करें बोमेन्स कैप्सूल, कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, ये वाले जो पार्ट हैं आर प्रेजेंट इन कोर्टेक्स रीजन और लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट इन मेड्यूलरी रीजन। और इसकी अगर हम बात करें तो इसमें बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी आर प्रेजेंट इन कोर्टेक्स। ये जो मेनली 4 डिफरेंस है आप देख सकते हो जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन में और कोर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के बारे में। अगर इसकी हम स्ट्रक्चर देखते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसके स्ट्रक्चर को हम मेनली 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोलते हैं मालफिजियन बॉडी और दूसरे को हम बोल सकते हैं रीनल ट्यूब्यूल। ये जो मालफिजियन बॉडी जो है ये 2 स्ट्रक्चर से मिलकर के बनती है। एक इसके अंदर होता है बोमेन्स कैप्सूल और जो सेकंड जो होता है उसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। रेनल ट्यूब्यूल के अंदर मेनली 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले पीसीटी आ जाता है, फिर लूप ऑफ हेनले आ जाता है, उसके बाद डीसीटी आ जाता है। लूप ऑफ हेनले के 2 लिंब होते हैं। पहला जो है वो डिसेंडिंग लिंब होता है, और दूसरा जो होता है वो असेंडिंग लिंब होता है, अब इन सारी स्ट्रक्चर्स को हम देखते हैं डायग्राम के अंदर कि कौन सी स्ट्रक्चर कहाँ पे किस तरह से प्रेजेंट होती है। अगर हम एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो इस तरह से एक नेफ्रॉन होता है, उसके अंदर यहाँ पे ये जो है ट्यूब्यूल होती है जिसको पीसीटी बोलते हैं, और ये यहाँ से आगे डिवाइड होकर के इस तरह से यहाँ से बनाती है एक पतली सी डक्ट जिसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, और ये आगे जा करके फिर थोड़ी थिक पार्ट आ जाता है इसका,
और ये डीसीटी से होते हुए ये चली जाती है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, इस तरह से बन जाती है कलेक्टिंग डक्ट। अब इनका देखते हैं हम नोमेनक्लेचर, इनके अंदर कहाँ पे क्या मामला होता है। सबसे पहले यहां से आती है एक ब्लड वेसल जिसका डायमीटर जो है वो ज्यादा होता है, और उसके बाद ये जो ब्लड वेसल है ये यहाँ से इस तरह से पतली पतली ट्यूब्यूल्स के अंदर डिवाइड होकर के, और यहाँ से ये जो वापिस है इस तरह से वापिस चली जाती है। इसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल, इसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्टरियोल, इसको बोलते हैं इफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल। और उसके बाद ये जो बीच की जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं बोउमेन्स कैप्सूल, बोउमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको हम पीसीटी बोलते हैं। ये वाली जो लिम्ब जो है इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इसको हम बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं डीसीटी, और इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। उसके बाद यहां पे ये जो है एफरेंट इफरेंट आर्टरियोल, ये यहाँ पे जाकर के इस तरह से आगे कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। और ये जो कैपिलरीज जो है इस तरह से इसके चारों तरफ होते हुए ऐसे डीसीटी से होते हुए, और यहाँ से ये जो कैपिलरी जो है ये यहाँ से वापस आ जाती है इस तरह से, इस तरह से। और इस तरह से ये जो कैपिलरीज आती है ये यहाँ पे आकर के वापस बना लेती है रीनल वेन। इसके चारों तरफ यहाँ पे ये कैपिलरी जो होती है इस कैपिलरी को हम नाम देते हैं यहाँ पे पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी। और यहाँ पे ये जो कैपिलरी जो लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ है इसको हम नाम देते हैं वासा रेक्ट। तो देखो अगर हम एक नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखें तो उस स्ट्रक्चर के अंदर ये पार्ट होते हैं। इनका अभी हम काम और स्ट्रक्चर के बारे में और डिटेल में एक एक के बारे में पढ़ेंगे। एक डायग्राम से देखें तो सबसे पहले ये जो एफरेंट आर्टरियोल जो है ये यहाँ से ब्लड लेकर के आती है, ये ब्लड यहाँ पे फिल्टर हो जाता है, फिल्टर हो जाने के बाद ये जो ब्लड है इफरेंट आर्टरियोल में जाता है, इफरेंट आर्टरियोल से यहाँ पे पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि यहाँ पे ये जो ब्लड जो है इसको लेके आया, और लेके आने के बाद यहाँ पे सिर्फ फिल्ट्रेशन हुआ। हालांकि प्योर ब्लड था, प्योर ब्लड का मीन इसमें ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन यहाँ पे सेल्स को देना चाहिए था, यहाँ पे दे नहीं पाई ये जो ब्लड वेसल जो है, और इसकी वजह से यहाँ पे जाकर के कैपिलरीज में डिवाइड हुई। और वो जो कैपिलरीज जो है वहां पे फिर ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज के साथ साथ यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन भी होता है जिसके बारे में आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद ये जो कोल्ड जो स्ट्रक्चर होती है उसको पीसीटी बोलते हैं। पीसीटी जो आगे जाकर के डिवाइड हो जाता है लूप ऑफ हेनले में। ये लूप ऑफ हेनले का थिक पार्ट है, ये थिन पार्ट है, ये थिन पार्ट है, ये थिक पार्ट है। उसके बाद डीसीटी डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और उसके बाद ये जो यूरिन जो बनता है यहाँ पे जाने के बाद इस फिल्ट्रेट के अंदर, ये जो फिल्ट्रेट जो है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जाकर के और आगे जो है यूरिन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब हम एक एक पार्ट की थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं कि कौन सा पार्ट कैसा है, क्या काम करता है। देखो अगर सबसे पहले हम बात करें बोमेन्स कैप्सूल की, बोमेन्स कैप्सूल की अगर हम बात करते हैं तो ये जो बोमेन्स कैप्सूल है कप लाइक स्ट्रक्चर होती है, कप लाइक स्ट्रक्चर। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है आपको। दूसरी बात दो वाल से बनी रहती है, टू वाल्ड स्ट्रक्चर होती है, टू वाल्ड स्ट्रक्चर होती है। और ये जो दो वाल जो होती है, जो इंटरनल वाल होती है अंदर की तरफ, इंटरनल जो होती है उसको हम विसिरल लेयर बोलते हैं, विसिरल लेयर बोलते हैं। और जो बाहर वाली जो होती है आउटर जो होती है उसको हम पेराइटल लेयर बोलते हैं, पेराइटल लेयर बोलते हैं।
ये जो विसिरल लेयर्स होती है, यहाँ पे स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, उन सेल्स को हम पोडोसाइट्स बोलते हैं। और ये जो पोडोसाइट्स जो होती हैं, ये ब्लड के फिल्ट्रेशन में हेल्प करती हैं। इसके बारे में और डिटेल में हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात करेंगे तब करेंगे। पेराइटल लेयर जो होती है, ये आउटर वॉल होती है और ये भी बनी रहती है सिंपल स्क्वेमस सेल्स की, सिंपल स्क्वेमस सेल्स की बनी रहती है। और यहाँ पे भी सिंपल स्क्वेमस सेल्स होती हैं, लेकिन वो मॉडिफाई होकर के पोडोसाइट का रूप ले लेती हैं, यानी उनके अंदर इस तरह से ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकल जाते हैं, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन के अंदर हेल्प हो जाती है। ये जो बोमेन्स कैप्सूल जो होता है, उसके बाद अगर सेकंड पार्ट की बात करें तो उसको हम जिक्र कर सकते हैं ग्लोमेरुलस का। ये जो ग्लोमेरुलस जो है, इसका क्या मीन है? आपको अभी पता चला कि यहां से जो ब्लड लेकर के जो आई थी वो थी एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल। ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल है, इस तरह से बहुत सारी कैपिलरीज के अंदर डिवाइड हो गई, पतली पतली कैपिलरीज के अंदर, और ये कैपिलरीज वापस जोड़ करके बनाती हैं इफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल। और ये जो इफरेंट और एफरेंट आर्ट्रियोल के बीच में ये जो कैपिलरीज जो हैं, इन्हीं की सारी कैपिलरीज को मिला करके हम एक साथ बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और इस ग्लोमेरुलस के अंदर होती हैं ब्लड कैपिलरीज। इस ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होती हैं? ब्लड कैपिलरीज। और ये जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, इनके अंदर होते हैं स्मॉल पोर्स, स्मॉल पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं फेनेस्ट्रा, क्योंकि उन्हीं फेनेस्ट्रा के द्वारा यहाँ पे ब्लड जो है उसका फिल्ट्रेशन होता है। इन्हीं फेनेस्ट्रा की प्रेजेंस की वजह से इन ब्लड कैपिलरीज को हम बोलते हैं फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। और इन्हीं फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज की वजह से यहाँ पे जो ब्लड है उसका फिल्ट्रेशन होता है। कैसे होता है आगे बात करेंगे। उसके बाद ग्लोमेरुलस के बाद नेक्स्ट अगर पार्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है पीसीटी, पीसीटी। अगर हम पीसीटी की बात करें तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसको हम कह सकते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दूसरी बात, ये एक कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है, कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है। शुरुआती इनिशियल जो पार्ट होता है वो कोइल्ड होता है, बाद में जाकर के थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाता है, सीधा हो जाता है। ये जो पीसीटी जो होती है, यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होती है क्यूबोइडल सेल्स होती है, क्यूबोइडल सेल्स होती हैं विद माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई के साथ क्यूबोइडल सेल्स होती हैं। और माइक्रोविलाई के साथ जो क्यूबोइडल सेल्स होती हैं उनको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, इन्हीं को हम बोलते हैं ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोइडल एपिथेलियम, ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोइडल एपिथेलियम। और ये जो ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबोइडल एपिथेलियम जो होती हैं, ये इंक्रीज करती हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर रीएब्जॉर्प्शन, फॉर ए रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन का मीन जानते हो आप कि मोस्टली जितनी भी चीजें फिल्टर होकर के आएंगी उनमें से मोस्टली जो चीजें होती हैं वो यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो जाती हैं, यानी मोस्टली न्यूट्रिएंट्स एंड 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स आर एब्जॉर्ब्ड इन दिस पार्ट, इन दिस पार्ट। इस पार्ट के अंदर मोस्टली जो चीजें हैं लगभग सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स 70-80% इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद पीसीटी के बाद वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। अगर हम बात करें लूप ऑफ हेनले की तो लूप ऑफ हेनले जो है ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, यू शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, पहली बात ये। दूसरी बात, लूप ऑफ हेनले का जो डिसेंडिंग लिंब होता है, डिसेंडिंग लिंब जो होता है वहां पे स्क्वेमस सेल्स होती हैं, स्क्वेमस सेल्स प्रेजेंट होती हैं और ये परमिएबल फॉर वाटर, परमिएबल फॉर ए वाटर एंड इम्परमिएबल फॉर, इम्परमिएबल
और आयंस होता है। इनका क्या काम है, कैसे वाटर और आयंस जो है वो एक्सचेंज होते हैं, आगे हम अल्ट्रा यूरिन फॉर्मेशन के टाइम बात करेंगे। दूसरा जो लिम्ब जो है उसको हम बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब। ये जो असेंडिंग लिम्ब जो होता है इसके अंदर भी, इसके भी वैसे दोनों के थिक पार्ट और थिन पार्ट होते हैं। थिक पार्ट जो होता है उसके अंदर क्यूबोइडल सेल्स होती है, थिन पार्ट जो होती है वहां पे स्क्वेमस सेल्स होती है। असेंडिंग लिम्ब भी जो होता है उसके अंदर भी स्क्वेमस सेल्स होते हैं, स्क्वेमस सेल्स होती हैं। लेकिन ये वाला जो पार्ट है ये परमिएबल फॉर आयंस एंड इट इज इम्परमिएबल फॉर वाटर। ये वाटर के लिए इम्परमिएबल होता है और आयंस के लिए परमिएबल होता है। ये बात हुई लूप ऑफ हेनले की। उसके बाद अगर हम बात करते हैं डीसीटी की, डीसीटी, डीसीटी जो है इसको हम बोलते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये भी कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है, कोइल्ड स्ट्रक्चर होती है। इसके पास भी मेड अप ऑफ क्यूबोइडल सेल्स, इसके अंदर भी जो सेल्स होती हैं क्यूबोइडल सेल्स होती हैं। लेकिन यहां पे जो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन होता है। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन का मीन कि अगर हमारी बॉडी के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी है तो वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और अगर वाटर की डेफिशिएंसी नहीं है तो वाटर जो है उसको यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। उसी को हम कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं। उसके बाद अगर बात करें ये जो डीसीटी जो है यहाँ पे दो हार्मोन काम करते हैं, एक को हम बोलते हैं एडीएच और दूसरे को बोलते हैं एल्डोस्टेरोन। इनको हम बात करेंगे यूरिन फॉर्मेशन के दौरान कि ये हार्मोन जो है कहां से रिलीज होते हैं, क्या काम करते हैं, डीसीटी। उसके बाद थोड़ी सी अगर हम बात कर लेते हैं कलेक्टिंग डक्ट की, यहीं पे कर लेते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि कलेक्टिंग डक्ट जो है वो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, क्योंकि कलेक्टिंग डक्ट जो है वो कई सारे नेफ्रॉन जो है जुड़ करके कलेक्टिंग डक्ट बनाते हैं, या ये कलेक्टिंग डक्ट के अंदर कई सारे नेफ्रॉन आपस में जुड़ जाते हैं, इसीलिए इसको नेफ्रॉन का पार्ट नहीं मानते। कलेक्टिंग डक्ट जो है ये दोनों जगह इट इज प्रेजेंट इन कोर्टेक्स रीजन एज वेल एज इन मेड्यूलरी रीजन। ये कॉर्टेक्स में भी प्रेजेंट होता है और मेड्यूलरी रीजन के अंदर भी प्रेजेंट होता है। लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये जो होता है यूरिन को कलेक्ट करता है, कलेक्ट द यूरिन फ्रॉम डिफरेंट नेफ्रॉन्स, यानी ये कई सारे नेफ्रॉन के साथ कनेक्टेड रहता है। इट आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग ओस्मोटिक बैलेंस। ओस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के अंदर ये काम करता है, क्योंकि ये भी हॉर्मोन्स की वजह से एब्जॉर्प्शन और सीक्रेशन में हेल्प करता है। उसके बाद हमने नेफ्रॉन के पार्ट पढ़ने के बाद अब हमें थोड़ा सा बात करना है, या मेन इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक जो है जिसका नाम है यूरिन फॉर्मेशन। हमें अब बात करनी है कि हमारी बॉडी के अंदर ये जो यूरिन जो है ये कैसे बनता है, कितनी प्रोसेस होती है, कितने स्टेप में कंप्लीट होता है। अगर हम बात करते हैं यूरिन फॉर्मेशन की तो ये कंप्लीट होता है 3 स्टेप्स के अंदर। सबसे पहला जो स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकंड जो स्टेप होता है उसको बोलते हैं हम ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। और तीसरा जो स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं ट्यूब्यूलर सीक्रेशन, ट्यूब्यूलर सीक्रेशन। देखो हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं ट्यूब्यूलर रीएब, सबसे पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से। कहां से स्टार्ट कर रहे हैं बड़े हो,
ट्यूबुलर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, पहली बात तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मीन ये होता है कि फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर, यानी प्रेशर के अंडर अगर फिल्ट्रेशन हो रहा है तो उसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहेंगे। और इस बात को थोड़ा सा आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे यहाँ पे इस तरह से आपको पता है कि बोवेन कैप्सूल है, इस तरह से यहाँ पे ये बोवेन कैप्सूल, इस बोवेन कैप्सूल के अंदर यहाँ पे आ रही है एफरेंट आर्ट्रियोल, और ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल है इसका डायमीटर यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ पे बनने के बाद इस तरह से ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड होने के बाद यहाँ से जब ये एफरेंट आर्ट्रियोल बाहर निकलती है तो यहाँ पे इसका जो डायमीटर है वो कम हो जाता है, यानी दो ब्लड वेसल्स के डायमीटर में डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन होता है उसी फिल्ट्रेशन को हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे फिल्ट्रेशन होने के लिए जब भी इधर से ब्लड आता है, कितना आता है देखो हम बात करते हैं, इस वाले रास्ते से पूरी की पूरी दोनों किडनीज के अंदर 1100 से 1200 ml ब्लड आता है, यानी एक मिनट के अंदर 1100 से 1200 ml ब्लड आता है। और उस ब्लड में से फिल्टर होकर के हर एक मिनट के अंदर 125 ml जो है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है। और एक मिनट के अंदर जितना फिल्ट्रेट बनता है या फिल्ट्रेट के बनने की जो रेट होती है उसको हम बोलते हैं GFR, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। और ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट जो होती है अगर इसको हम लिखना चाहें तो 125 ml पर मिनट होती है और 180 लीटर पर डे होती है। और अगर दिन में और मिनट में आपको पता है तो आपको एक घंटा में भी पता होना चाहिए, लगभग 7.5 लीटर पर आवर, एक घंटा के अंदर ये जो GFR होती है 7.5 लीटर होती है। तो यहाँ से 1100 टू 1200 ml जो इधर से ब्लड आता है और ये ब्लड फिल्टर होकर के मोस्टली जो ब्लड है वापिस चला जाता है, 125 ml जो ब्लड है वो फिल्टर होकर के इधर आ जाता है। और ये जो फिल्ट्रेशन जो होता है इस फिल्ट्रेशन को यहाँ पे हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अब यहाँ पे हमें ये थोड़ा सा पता करना है कि ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जब होता है तो ब्लड कितनी लेयर्स को क्रॉस करता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे आपको पता है ग्लोमेरुलस के अंदर ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है और वो जो ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं वहां पे उनके पास होता है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, इसकी लेयर होती है सिंपल स्क्वेमस सेल्स की लेयर होती है, उसको वो क्रॉस करता है। उसके बाद जो सेकंड जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है इस सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू के जस्ट नीचे जो मेम्ब्रेन होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है नॉन लिविंग होती है और ए सेल्यूलर होती है, इसके अंदर सेल्स नहीं होती। और तीसरी जो लेयर जो होती है वो इस बोवेन कैप्सूल, इस वाले बोवेन कैप्सूल की ये जो विसिरल लेयर है हम इसको लिख सकते हैं विसिरल लेयर ऑफ बोवेन कैप्सूल, विसिरल लेयर ऑफ ए बोवेन्स कैप्सूल। यानी जब भी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है हमारे बोवेन्स कैप्सूल के अंदर तब यहाँ पे क्या होता है कि 3 लेयर को ब्लड को क्रॉस करना पड़ता है। सबसे पहले ब्लड कैपिलरीज की सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू वाली लेयर, उसके बाद उसके नीचे प्रेजेंट होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन और उसके बाद प्रेजेंट होती है विसिरल लेयर ऑफ बोवेन कैप्सूल। और ये जो विसिरल लेयर ऑफ बोवेन कैप्सूल जो होती है यहाँ पे भी प्रेजेंट होती है स्क्वेमस सेल्स। और ये जो स्क्वेमस सेल्स होती हैं ये मॉडिफाई हो जाती हैं और मॉडिफाई होकर के जो स्ट्रक्चर बनाती हैं उनको हम बोलते हैं पोडोसाइट्स। और ये जो पोडोसाइट्स होते हैं ये कैसे दिखाई देते हैं, थोड़ा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, देखो इस चीज को और थोड़ा डायग्राम से समझें आप। इस तरह से आपके पास इस तरह से है बोवेन कैप्सूल, ये बोवेन कैप्सूल है, इधर से यहां से आ रही है बल एफरेंट आर्टरियोल और ये जो एफरेंट आर्टरियोल है ये यहाँ पे आकर के इस तरह से डिवाइड हो जाती है, इस तरह से मान लो ये डिवाइड हो गई, इस तरह से डिवाइड हो गई और डिवाइड हो जाने के बाद ये यहाँ पे जुड़ गई, इस तरह से डिवाइड होकर के इस तरह से बाहर चली गई। अब यहाँ पे ये जो पोडोसाइट्स जो होंगी
यहां से ये जो सेल्स हैं इस तरह से इनके ऊपर इस तरह से इनके ऊपर आ जाती है। अब इस तरह से इनके ऊपर आ जाने से यहाँ पे ये जो स्पेस बचता है, ये जो स्पेस होता है, इस स्पेस को हम बोलते हैं स्लिट पोर्स। यानी जैसे जैसे देखो, ये जो है ब्लड कैपिलरीज है, और ये जो ब्लड कैपिलरीज है, इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर यहाँ पे छोटे छोटे होल्स होते हैं। उन्हीं होल्स को हम बोलते हैं फेनेस्ट्रा या फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज बोलते हैं इन होल्स की वजह से। और ये जो होल्स, इस होल से यहाँ से ब्लड फिल्टर होकर के आएगा। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से पोडोसाइट होंगे। यहाँ से जो फिल्टर होकर के गया है, ये इस वाले एरिया से या इस वाले पोर से यहाँ से बाहर की तरफ जाएगा। तो इस वाले पोर्स को बोल दिया, या पोडोसाइट के अंदर जो बीच में होल होते हैं उनको बोल दिया हमने स्लिट पोर्स, और इसके अंदर जो पोर्स होते हैं उनको हमने बोल दिया फेनेस्ट्रा। फेनेस्ट्रा ब्लड कैपिलरीज के अंदर होते हैं, और पोडोसाइट्स के बीच में जो स्पेस होता है उनको हम स्लिट पोर्स बोलते हैं। यहाँ से ब्लड निकल करके इन स्लिट पोर्स से होता हुआ, और वो जो ब्लड जो है वो इस तरह से आ जाता है इस वाले पार्ट के अंदर, कैप्सूल के अंदर आ जाता है। और यहाँ पे ये जो रीजन है उसको हम बोलते हैं कैप्सूलर रीजन। इस कैप्सूल वाले रीजन के अंदर जो चीजें आती हैं उनको हम बोल देते हैं फिल्ट्रेट, उन्हीं को हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। इसका मीन, इधर से ब्लड आया, ब्लड आने के बाद यहाँ पे जैसे ही ये वाली जो ब्लड कैपिलरीज है, इसका जो डायमीटर जो है वो कम है, इसका डायमीटर ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है, और उसी प्रेशर की वजह से यहाँ से जो है ब्लड जो है वो फिल्टर होना स्टार्ट हो जाता है। और ब्लड फिल्टर पहले तो फेनेस्ट्रा को क्रॉस करता है, उसके बाद फेनेस्ट्रा से होता हुआ स्लिट पोर में आता है, और स्लिट पोर से होता हुआ ये आ जाता है इस कैप्सुलर रीजन के अंदर, और यहाँ पे इस तरह से हो जाता है फिल्ट्रेशन। लेकिन यहाँ पे फिल्ट्रेशन करवाने के लिए तीन तरह के प्रेशर जो है वो काम करते हैं। उन अगर हम प्रेशर्स की बात करें, तीन तरह के प्रेशर, तो सबसे पहला जो प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं GBHP। GBHP अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, अब इसका मीन क्या है, ये प्रेशर कैसे एग्जर्ट होता है? दिस प्रेशर इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डिफरेंस इन डायमीटर, ड्यू टू डिफरेंस इन डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्ट्रियोल, एंड इफरेंट आर्ट्रियोल। यानी एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल के डायमीटर में जो डिफरेंस होता है, इसी वजह से यहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट होता है, प्रेशर होता है। आप देख सकते हो इस चीज। उसके बाद ये जो प्रेशर जो होता है, इसकी अगर हम वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 55 mmHg, पहली बात। और ये भी ध्यान रखना है, ये जो प्रेशर जो होता है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर लगता है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ ये प्रेशर एक्सर्ट होता है। दूसरे अगर प्रेशर की हम बात करते हैं तो दूसरा जो प्रेशर होता है उसको हम बोलते हैं बीकोप। बीकोप का मीन क्या होता है? ब्लड कोलोइडल ओस्मोटिक प्रेशर, ब्लड कोलोइडल ओस्मोटिक प्रेशर। इसका मीन क्या है? इसका मीन आप जानते हो कि ये जो प्रेशर जो होता है ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती है प्लाज्मा प्रोटीन, और वो जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं वो ब्लड को फिल्टर होने से रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड के कंपैरिजन, प्लाज्मा के कंपैरिजन में थोड़ी बड़ी होती है, और वो ब्लड को फिल्टर होने से रोकने का कोशिश करती है। इसी वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसको हम ब्लड कोलोइडल ओस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। दिस प्रेशर इज caused by प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से प्रेशर लगता है, और ये जो होता है ये लगता है अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, या फिर अगेंस्ट द GBHP, यानी GBHP के अगेंस्ट में लगता है। और इसकी अगर वैल्यू की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है 30 mmHg। दो प्रेशर हो गए। तीसरे अगर प्रेशर की बात करें तो उसका नाम है CHP।
कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का मीन क्या, अभी आपने देखा था डायग्राम इस तरह से, यहां से जो फिल्ट्रेट इधर आ जाता है, इस फिल्ट्रेट की वजह से ऊपर की तरफ प्रेशर एक्सर्ट होता है। ये जो फिल्ट्रेट जो है ये फिल्टर होने वाले ब्लड के अगेंस्ट में यहाँ पे प्रेशर लगाता है, उसी को हम बोलते हैं कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। इट इज exerted by filtrate which is present in capsular region, which is present in capsular region। और इसकी जो वैल्यूज होती है, इसकी वैल्यू होती है 15 mm Hg, 15 mm Hg। और ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है, इसकी जो डायरेक्शन है वो भी अपवर्ड होती है और अगेंस्ट द GBHP होती है, अगेंस्ट द GBHP। अब हम देखते हैं तीन तरह के प्रेशर काम कर रहे हैं, और एक प्रेशर जो है वो नीचे की तरफ काम करता है, दो प्रेशर जो ऊपर की तरफ काम करते हैं। हम देख सकते हैं नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो कितना होगा। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर का मतलब एक जो नीचे की तरफ लग रहा है और इसमें से माइनस कर देंगे दोनों को जो ऊपर की तरफ लग रहे हैं, प्लस CHP। GBHP जो है वो कितना लग रहा है 55 mm Hg, माइनस बी को कितना है 30 प्लस CHP 15 mm Hg। 15 माइनस 45, इसका मीन जो NFP नेट फिल्ट्रेशन जो प्रेशर है वो 10 mm Hg की वजह से, या 10 mm Hg जो प्रेशर है उसकी वजह से ये जो ब्लड जो है वो फिल्टर हो जाता है, या ब्लड जो है वो फिल्टर होकर के कैप्सूल वाले रीजन में आ जाता है। ये वाली बात जो होती है इसको हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हमने तीन बातें की कि सबसे पहले जो एफरेंट आर्ट्रियोल होती है उनके अंदर 1100 से 1200 ml ब्लड आता है, और उसमें से हर एक मिनट के अंदर छन करके 125 ml जो फिल्ट्रेट है वो कैप्सूल वाले रीजन में आ जाता है, जिसको हम GFR बोलते हैं या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट बोलते हैं। उसके बाद दूसरी बात ये थी कि ये जब ब्लड फिल्टर होता है तो कितनी लेयर्स को क्रॉस करता है। तो सबसे पहले ब्लड कैपिलरीज की जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की जो लेयर होती है उसको क्रॉस करता है। उसके बाद यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन इसके जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है जो नॉन सेल्यूलर होती है और नॉन लिविंग होती है। और उसके बाद तीसरी जो होती है वो बोमेन कैप्सूल की विसरल लेयर होती है। इन तीन लेयर्स को क्रॉस करके ब्लड जो वो फिल्टर होता है। तीसरा, इसको फिल्टर करवाने के लिए तीन तरह के प्रेशर काम करते हैं। सबसे पहले एफरेंट और इफरेंट आर्ट्रियोल जो होती है उनके डायमीटर में डिफरेंस होने की वजह से बीच वाला जो पोर्शन होता है वहां पे प्रेशर एक्सर्ट होता है, उस प्रेशर को GBHP बोलते हैं, ग्लोमेरुलर ब्लड फिल्टर, ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, और जिसकी वैल्यू 55 mm Hg होती है। और वहीं पे दूसरा जो प्रेशर बी को ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसकी वैल्यू 30 mm Hg होती है। और तीसरा प्रेशर CHP कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जिसकी वैल्यू 15 होती है। ये दो जो प्रेशर है ये अपवर्ड डायरेक्शन में काम करते हैं, और ये वाला जो प्रेशर है नीचे की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करता है, और इसी वजह से जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है वो 10 mm Hg आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ब्लड है वो फिल्टर हो जाता है। ये तो पहला स्टेप हो गया। दूसरी अगर हम बात करें कि उसके बाद दूसरा जो स्टेप हमने पढ़ा था उसका नाम है ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन का मीन क्या है, सिंपल सा मीन ये है कि हमारी बॉडी के अंदर हमने देखा कि एक मिनट के अंदर 125 ml जो है वो फिल्ट्रेट बनता है, एक दिन के अंदर 180 लीटर फिल्ट्रेट बनता है। क्या हम 180 लीटर यूरिन को एक्सक्रीट आउट करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। हम यूरिन एक्सक्रीट आउट करते हैं 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर यूरिन जो है उसको हम एक्सक्रीट करते हैं। तो ये जो 180 लीटर जो फिल्ट्रेट बना है इसका 99% जो होता है वो वापस रीएब्जॉर्ब हो जाता है, यानी डिफरेंट जो ट्यूब्यूल्स होती हैं पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ एनले, कलेक्टिंग डक्ट, उन सभी के अंदर ये जो फिल्ट्रेट जो बना है ये वापस इसका 99% रीएब्जॉर्ब हो जाता है। उसी को बोलते हैं हम ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। या इसी को और शॉर्टकट में हम समझने की कोशिश करें तो मान लो कि ये जो हमारे पास है ये रीनल ट्यूब्यूल है,
ये है रीनल ट्यूब्यूल, जिसमें पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले सबकी सब आ जाती है। ये जो रीनल ट्यूब्यूल है, जब वहां पे फिल्ट्रेशन हुआ था तो यहाँ पे कुछ न कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं, और इसी के साथ साथ में यहाँ पे चल रही होती है हमारी ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल या ब्लड कैपिलरीज बोल सकते हैं। ये ब्लड कैपिलरीज इसके पास होती हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं हम उसको हमारे शरीर से बाहर जाने नहीं देते, क्योंकि अगर शरीर से बाहर जाने देंगे, जैसे इसके अंदर ग्लूकोज होता है, एमिनो एसिड होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, इसके अलावा सोडियम आयंस होते हैं और वाटर होता है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो रीनल ट्यूब्यूल के अंदर आ जाती हैं, उन चीजों को हम लेकर के आते हैं ब्लड कैपिलरीज में, और इसी को हम बोलते हैं ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। यानी हमारी बॉडी के लिए जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अगर गलती से फिल्टर होकर के रीनल ट्यूब्यूल में चली गई, क्योंकि रीनल ट्यूब्यूल के अंदर यूरिन बनेगा और उस यूरिन को बनने के बाद हम शरीर से एक्सक्रीट आउट कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजों को हम बाहर निकालने नहीं देना चाहते, इसीलिए उनको वापस ब्लड कैपिलरीज में डाल देते हैं, उसको बोलते हैं ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। और वहीं पे दूसरा या तीसरा जो स्टेप होता है उसको हम बोलते हैं ट्यूब्यूलर सीक्रेशन, ट्यूब्यूलर सीक्रेशन। ये जो ट्यूबुलर सीक्रेशन है इसका मीन क्या है कि यहाँ पे कुछ ऐसा भी होता है, जैसे इधर से एफरेंट आर्ट्रियोल आ रही है, फिर ये इफरेंट आर्ट्रियोल इधर जा रही है, और इफरेंट आर्ट्रियोल आगे जाकर के ये बन रही है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नहीं होती, कुछ हमारे लिए जो हार्मफुल चीजें होती हैं, जैसे H प्लस आयन है, K प्लस आयन है, अमोनिया है, वो सारी की सारी चीजें जो है वो आ जाती हैं ब्लड कैपिलरीज में। हालांकि ब्लड कैपिलरीज में तो हम अच्छी चीजें रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज के अंदर कुछ हार्मफुल केमिकल्स आ जाते हैं, उन केमिकल्स को हम ब्लड कैपिलरीज में ना रख करके उन हार्मफुल केमिकल्स को हम वापस भेज देते हैं रीनल ट्यूब्यूल के अंदर, और जब उनको वापस रीनल ट्यूब्यूल में भेजते हैं तब उस प्रोसेस को बोल देते हैं ट्यूबुलर सीक्रेशन। इंपॉर्टेंट चीजों को ब्लड कैपिलरीज में लाते हैं, उनको बोल देते हैं हम ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, और हार्मफुल चीजों को वापस रीनल ट्यूब्यूल में भेज देते हैं, उसको बोल देते हैं ट्यूबुलर सीक्रेशन। तो यहाँ पे हमने यूरिन फॉर्मेशन की थोड़ी सी बातें की, हालांकि अभी हमें और थोड़ी सी बातें करनी है कि ये जो यूरिन फॉर्मेशन जो है कहाँ पे होता है, कैसे होता है, थोड़ी सी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं डायग्राम की हेल्प से। देखो किसका क्या एब्जॉर्प्शन होता है, क्या सीक्रेशन होता है। इस तरह से यहाँ पे आपके पास है इस तरह से एक नेफ्रॉन बना लेते हैं। ये जो नेफ्रॉन जो है, ये वाला पार्ट नेफ्रॉन इस तरह से, उसके बाद ये इसका थिक पार्ट, ये जो है डीसीटी है, और ये वाला पार्ट इस तरह से देखो ये कलेक्टिंग डक्ट। अब यहां से जैसे ये जो फिल्ट्रेट बना है, इस फिल्ट्रेट के अंदर सबसे पहले ये जो पीसीटी जो है, इस पीसीटी के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जितनी भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें हम उसको यूरिन के साथ निकाल नहीं सकते, उनको हमारी बॉडी के ये जो डिफरेंट पार्ट होते हैं, पीसीटी, डीसीटी, ये वाले जो पार्ट होते हैं रीएब्जॉर्ब कर लेते हैं। कैसे करते हैं? ये जो पीसीटी वाला जो पार्ट होता है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पार्ट आपको पता होना चाहिए, हमने देखा था कि पीसीटी के अंदर ऑल न्यूट्रिएंट्स, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स यानी ग्लूकोज, एमिनो एसिड जैसे, और 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो सारे के सारे रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का मीन जैसे Na प्लस हो गया, Cl माइनस हो गया, HCO3 नेगेटिव आयन हो गया, इस तरह की ये सारी चीजें। न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो यहाँ पे ग्लूकोज हो गया, यहाँ पे एमिनो एसिड्स हो गए, एमिनो एसिड्स हो गए, ये सारी की सारी चीजें रीएब्जॉर्ब हो जाती है। और यहाँ पे जो रीएब्जॉर्प्शन होता है दो तरीके से होता है, एक तो एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है और एक पैसिव रीएब्जॉर्प्शन होता है। अगर हम एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन की बात करें तो यहाँ पे जैसे ग्लूकोज जो है या एमिनो एसिड जो होते हैं या Na प्लस जो होते हैं, इनका जो है वो एक्टिवली रीएब्जॉर्प्शन होता है। और पैसिव एब्जॉर्प्शन की बात करें तो जैसे यूरिया है, वाटर जो है, इनका पैसिव रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। यूरिया की कुछ अमाउंट हमारे ब्लड के अंदर रहती है ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए रखने के लिए, यानी हमारे 100 ml ब्लड के अंदर 8 से 26 मिलीग्राम जो है वो यूरिया की अमाउंट रहती है, ताकि ऑस्मोटिक बैलेंस बना रहे। तो यहाँ पे ये पीसीटी वाले पार्ट के अंदर रीएब्जॉर्प्शन होता है इन सब चीजों का। इसके साथ साथ यहाँ पे सीक्रेशन भी होता है, यानी ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं उनसे यहाँ से जैसे K प्लस चला गया, अमोनिया NH3 प्लस चला गया, H प्लस आयन जो है जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं उनको यहाँ पे कर दिया जाता है सीक्रेट। पहली बात। दूसरी बात, ये मामला ये जो फिल्ट्रेट जो है ये चलता चलता इधर आएगा,
इधर आएगा ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। आपको पता है ये वाटर के लिए परमिएबल होता है, तो यहाँ से वाटर जो है वो बाहर की तरफ जाएगा, लेकिन आयंस के लिए इम्परमिएबल होता है, तो यहाँ से आयंस बाहर जा नहीं सकते, यहाँ से सिर्फ वाटर जाएगा। उसके बाद यहाँ से चलती चलती ये जो प्रोसेस है आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है तो इस असेंडिंग लिम्ब के अंदर जाता है। असेंडिंग लिम्ब के अंदर क्या होता है, ये जो असेंडिंग लिम्ब है ये आयंस के लिए परमिएबल है, जैसे Na+, Cl-, Na+, इन आयंस के लिए परमिएबल है, तो यहाँ से आयंस जो है वो तो बाहर आ सकते हैं, लेकिन वाटर जो है यहाँ से बाहर नहीं आ सकता। उसके बाद चलती चलती बात पहुंच जाती है डीसीटी के अंदर। अगर हम बात करें डीसीटी की, तो डीसीटी जो है यहाँ पे होता है कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन का मीन क्या, कि अगर बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी है तो यहाँ पे वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाएगा, अगर वाटर में की कमी नहीं है बॉडी में तो फिर यहाँ पे जो यूरिन है हम डाइल्यूट यूरिन जो है उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन किसकी वजह से होता है, यहाँ पे दो हॉर्मोन्स की वजह से होता है। एक हार्मोन होता है एडीएच, दूसरा होता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन, ये जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन होता है ये रिलीज किया जाता है कोर्टेक्स वाले रीजन से, एड्रिनल ग्लैंड से, एड्रिनल ग्लैंड से। और ये जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये यहाँ पे सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, और जैसे जैसे सोडियम रीएब्जॉर्ब होगा उसी के साथ साथ वाटर जो है उसके पीछे पीछे आ जाता है, सोडियम के साथ साथ वाटर भी रीएब्जॉर्ब हो जाता है, यानी एल्डोस्टेरोन जो होता है वो वाटर रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है यहाँ पे डीसीटी के अंदर। दूसरी अगर बात करें एडीएच, एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन, ये रिलीज किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से। और पिट्यूटरी भी कौन सी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, जहां से हाइपोथैलेमस से डायरेक्ट हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड में आ जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और वहां पे वो स्टोर हो जाते हैं, और उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट वो एडीएच हार्मोन है वो यहाँ पे जब हमारी बॉडी के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी होती है तो यहाँ पे आकर के ये वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। क्यों, क्योंकि एडीएच हार्मोन जो होता है यहाँ पे इस तरह से कुछ चैनल्स बना देता है, उन चैनल्स को हम बोलते हैं एक्वापोरिन, एक्वापोरिन, और इन्हीं एक्वापोरिन की हेल्प से यहाँ पे जो है वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाता है। तो डीसीटी के अंदर कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। और उसके बाद आती है कलेक्टिंग डक्ट। इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भी ये जो एडीएच जो होता है ये कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर भी काम करता है, यहाँ पे भी एक्वापोरिन बना देता है जिसकी वजह से वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाता है, और यहाँ से ओस्मोलरिटी को मेंटेन रखने के लिए, ओस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए यूरिया जो है उसका भी रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। और लास्ट में यहाँ पे अभी हमें बात करनी है काउंटर करंट मैकेनिज्म की, तो उससे पहले यहाँ पे इस तरह से लास्ट में बन करके यूरिन और हमारी बॉडी से बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है। दो हम छोटी छोटी बात कर सकते हैं कि ब्लड फ्लो कैसे होता है, किडनी के अंदर ब्लड फ्लो की बात कर सकते हैं। ब्लड फ्लो इन किडनी कौन कौन से रास्ते से होता है, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें किडनी के अंदर, सबसे पहले ब्लड जो है वो आता है रीनल आर्टरी के अंदर, रीनल आर्टरी से वो जाता है रीनल आर्ट्रियोल, या जिसको हम बोल सकते हैं एपरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल से वो पहुंचता है फिर ग्लोमेरुलस के अंदर, ग्लोमेरुलस से वो जाता है इफरेंट आर्ट्रियोल में, इफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल से आता है वो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज में, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, और पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो हैं ये आपस में जाकर के फिर यहाँ पे बनाती है रीनल वेन्यूल्स, और ये जो रीनल वेन्यूल्स होती हैं ये आगे जाकर के बनाती है रीनल वेन, और इस रीनल वेन से वो चला जाता है अपने हार्ट के अंदर, रीनल वेन से चला जाता है हार्ट। ये ब्लड का जो रास्ता होता है रीनल आर्टरी, एफरेंट आर्ट्रियोल, ग्लोमेरुलस, इफरेंट आर्ट्रियोल, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, रीनल वेन्यूल, रीनल वेन और हार्ट के अंदर। इसी तरह से हम जो यूरिन जो बनता है उसका भी हम रास्ता यहाँ पे देख सकते हैं। आपको पता है अगर हम यूरिन का पाथ देखते हैं, रास्ता देखते हैं, तो सबसे पहले यूरिन जो है वो बनता है नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन से वो जाता है फिर कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट,
कलेक्टिंग डक्ट से वो जाता है फिर डक्ट ऑफ बेलिनी के अंदर, डक्ट ऑफ बेलिनी, डक्ट ऑफ बेलिनी से फिर वो जाता है रीनल पेपिला के अंदर, रीनल पेपिला, रीनल पेपिला से वो जाता है माइनर केलिक्स के अंदर, माइनर केलिक्स से वो जाता है मेजर केलिक्स के अंदर, मेजर केलिक्स से वो जाता है रीनल पेल्विस के अंदर, और रीनल पेल्विस से फिर वो जाता है यूरेटर्स के अंदर, यूरेटर से वो जाता है यूरेनरी ब्लेडर के अंदर, और यूरेनरी ब्लेडर जो है वहां से जाता है वो यूरेथ्रा के अंदर, और यूरेथ्रा से चला जाता है आउटसाइड, यानी बाहर की तरफ हम उसको रिलीज कर देते हैं। तो बच्चों आज हमने बात की देखो यूरिन फॉर्मेशन की। उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ आई होगी। अगर कहीं भी किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम पढ़ेंगे आगे कल। ओके, थैंक यू।